नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 47 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे हमारा पॉलिटी का चौथा यूनिट जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। और इस स्टेट गवर्नमेंट वाला जो यूनिट है उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में सबऑर्डिनेट कोर्ट ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया था। और अब तक हमने स्टेट गवर्नमेंट वाला जो यूनिट है उसमें लगभग 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। और ये आज का जो लेक्चर है उसमें हम हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो यूनिट है उसके अंदर वाला 7 नंबर का चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। समझ गए आप? अब देखो, ये जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो चैप्टर था अब तक सिलेबस में, उसके अंदर एक चीज़ थी, वो था आर्टिकल 370। और पिछले साल तक ये पूरा एक चैप्टर था, उसके अंदर आर्टिकल 370 जो है इसको एकदम डिटेल में बताया गया था। इसके प्रोविजंस आर्टिकल 370 में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे कि हमारा जो देश है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसमें लागू नहीं होता था पिछले साल तक, जब तक आर्टिकल 370 चालू था। और मतलब वहाँ पे फिर क्या चालू था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का किसका, जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है वो आर्टिकल 370 के अंदर डाला गया है। समझ गए आप? तो हमें वो आर्टिकल 370 को एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ता था अब तक, प्रीवियस ईयर तक, क्योंकि क्वेश्चन आते थे उसमें। तो उसमें हर एक प्रोविजन को डाला जाता, मतलब लिखा जाता था कि उसमें कौन से जो इंडियन आर्टिकल, इंडियन गवर्नमेंट के जो मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल वहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन से नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमें पढ़नी पड़ती थी। बट इस साल क्या हुआ, प्रीवियस साल हो गया कांड, मतलब आर्टिकल 370 को हटा दिया हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, इसके वजह से आर्टिकल 370 के जो प्रोविजन है वो अब कुछ काम किए नहीं रहे। अब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई वही फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में लागू हुई अभी इस साल से। समझ रहे हैं ना आप? उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ना स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था उनको, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अंदर। तो इस साल मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 2019 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो होम मिनिस्टर है अमित शाह और जो मोदी जी, उनके नेतृत्व में आर्टिकल 370 को हटाया गया। अब इट हटाया गया तो इसमें इसके जो प्रोविजंस है उसको अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अभी प्रोविजन है ही नहीं, तो उस पर क्वेश्चन थोड़ी आएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी जो आर्टिकल 370 को हटा दिया है तो जम्मू कश्मीर को ना 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है, एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक दूसरी है लद्दाख। समझ गए? तो वो क्या चीज़ें है, वो सारी चीज़ें हमें, जो हमारा ये वाला चैप्टर है आज का 7 नंबर का, इसमें हमें ये सारी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एकदम जीरो से, बैकग्राउंड से, विद हिस्ट्री से मैं आपको बताऊंगा। देखो, शुरू में एक बार पढ़ लेते स्पेशल स्टेटस क्या था जम्मू कश्मीर को। स्टेटस में ये जो चीज़ें ना, ये जो स्लाइड बनी है ये 370 को हटाने से पहले वाली है। समझ गए आप? तो उसको एक बार पढ़ लेते क्या था एक्चुअली वो। आर्टिकल 1, हमारा देश का जो आर्टिकल 1 है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे जो देश के सारे स्टेट उसमें लिखे हुए कौन से स्टेट हैं, उनका लोकेशंस, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज उसका लोकेशन, और मे एक्वायर, ऐसी चीज़ें जो अब तक हमारे देश में नहीं है पर आगे चल के हम एक्वायर कर सकते हैं, तो वो भी आर्टिकल 1 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK इज द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फॉर्म अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 में लिखा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक कॉन्स्टिट्यूट स्टेट है इंडियन यूनियन का, और इसकी जो टेरिटरी है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। आर्टिकल 370 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 जो है, 21 में आर्टिकल 370 डाला गया है। और आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। इससे पहले ये स्लाइड जब बनी तब दिया हुआ था, अभी हटा गया है। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डो नॉट अप्लाई ऑन टू इट। मतलब इससे पहले क्या होता था कि 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अभी ये हटा ही चुका है, मतलब जो स्लाइड बनी थी तब तक ये हटा नहीं था। तो अब ये 370 को हटाया गया है और जो स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू कश्मीर को वो भी निकाला गया है। और इससे पहले क्या था, हमारा देश का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश का, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, अब वो भी अप्लाई होता है। और उस टाइम पे क्या था, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अब ऐसा नहीं है, अब उसको एबोलिश कर दिया है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रहेगा। अब ये जो सारी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि साला ये ज़रूरत क्या थी स्पेशल स्टेटस की, और क्या था स्पेशल स्टेटस और क्यों दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा वो भाई बिहार का है, वो बोलेगा बिहार को तो स्पेशल स्टेटस नहीं है, जम्मू कश्मीर को क्यों स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जो भी हो, जैसे कि उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, ये सारी चीज़ें बाकी स्टेट को तो नहीं मिली थी, तो इनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिए गए थे। समझ गए? वो हटाए, बात सही, चलो वो हटा दिया, अब से नहीं है, बट पहले दिए क्यों गए थे, ये क्वेश्चन आपके मन में घर करके बैठा होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ विद बैकग्राउंड। तो ये जानने के लिए ना हमें लगभग 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947।
समझ गए आप। 1947 में ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था? अगर इसको आपको हिस्ट्री जाननी है तो हमें जाना पड़ेगा एकदम हिस्ट्री में, कहाँ पे 70-80 साल पीछे 1947 में। 1947 में क्या हुआ था? देश आज़ाद हो गया था हमारा, देश आज़ाद हो गया था और देश दो टुकड़ों में बट गया था। समझ गए? एक दो देश बने थे हमारे, मतलब उस टाइम पे जो इंडियन सब कंटिनेंट था उसके दो देश बन गए थे। पहला था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। समझ गए? अब जो हमारा देश का बंटवारा हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था और पॉपुलेशन के आधार पे हुआ था, कौन सी जगह कौन सी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब हुआ क्या था, अभी का जो बांग्लादेश है, नहीं देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसको उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान मतलब उस टाइम पे जो पाकिस्तान बना था ना, वो सिर्फ इतना पाकिस्तान नहीं था जो अभी हम देख रहे हैं। उस टाइम पे दो पाकिस्तान थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये जो पाकिस्तान, इंडिया तो बीच में रहेगा, देखो यहाँ से लेकर पूरा इंडिया, और ये जो दिख रहे हैं ना आपका ग्रीन शेड में, ऐसे दो पाकिस्तान मिले थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। बट बाद में क्या हुआ था 1971 में क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। ये जो पाकिस्तान वाले ना, जो मतलब क्या होता था, हर बार यहाँ की गवर्नमेंट बनती थी यहाँ पे 1947 से लेकर 1971 तक, यहाँ पे इलेक्शन होता था, पाकिस्तान दोनों मिला के इलेक्शन होता था। और ये जो पाकिस्तान है ये सुपीरियर था, क्योंकि ये सारा इनका जो अला क्या बोलते इस्लामाबाद है कैपिटल यहाँ पे थी, तो यही की पार्टी सत्ता में आती थी। पर एक बार क्या हुआ, यहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा हो गई, इलेक्शन हुआ 1971 में और इधर की पार्टी सत्ता में आ गई। अब इधर की पार्टी सत्ता में आ गई मतलब क्या, ये पूरे देश को चलाएगी दोनों टुकड़ों को। इधर की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इधर के लोग हमें रूल करेंगे सारे देश को। इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री भेज दी, यहाँ पे जुनूसाइड करवा दिया, काफ़ी लोगों को मरवा दिया। फिर ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं इनको हेल्प की इंदिरा गांधी ने, इन्होंने यहाँ पे देखो पूरा बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे आर्मी लगा दी, नेवी लगा दी, इधर से आर्मी लगा दी, या एयरफोर्स भी लगा दी। और ये इनका जो मुद्दा है वो लेके गई कहा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में। उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे बोल दिया कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को उन पे अत्याचार कर रहे, उन पे जुल्म कर रहे, तो उनको आप आज़ाद करवा दो। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो गया और 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज़ाद हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। समझ गया अभी आप? तो इस तरीके से ऐसे हमारे देश जो बटा था तब दो टुकड़े हो गए थे। समझ गया अभी? अब पर तो इसमें अभी एक ट्विस्ट है। 1947 में इंडिया, अभी 41 बांग्लादेश बन गया, वो 41 छोड़ दो, वापस आ जाओ 1947 में। 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो वो दो देशों में हुआ था, एक था पाकिस्तान, एक था इंडिया। और पाकिस्तान तो जहाँ तो वो दो जगह था, एक था ईस्ट पाकिस्तान था, एक था वेस्ट पाकिस्तान। बाद में ईस्ट पाकिस्तान वो 1971 में बांग्लादेश बन गया, वो छोड़ दो, अभी फिलहाल 47 में आ गए। यहाँ तक क्लियर है? आगे ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ऐसा देखो, अब क्या हो गया था, यहाँ तो हमने देख लिया यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बन गया। बट बाद में क्या हो गया देखो, यहाँ पे कुछ उस टाइम पे क्या थी हमारे यहाँ पे ना, लगभग 500 प्लस रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या, राजे रजवाड़े थी। अब हमें आज़ादी तो मिल गई और उस टाइम पे जो 500 प्लस जो राजे रजवाड़े थी उनको ब्रिटिश ने ऐसा बोल दिया था कि एक तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, इधर वाले या इधर वाले, या इंडिया में रह जाओ आप। समझ गया? एक तो आप पाकिस्तान में चले जाओ या इंडिया में रह जाओ आप, या आप खुद अगर इंडिपेंडेंस चाहते हो तो आप खुद इंडिपेंडेंस, आपका खुद का देश बना दो। तो बाकी सारे जो छोटे छोटे रियासतें इनकी फट गई, इनको लगा साला तो कहीं पे एक पे तो जाना मतलब एक पे तो एक के ऊपर तो जाना चाहिए, मतलब एक पाकिस्तान में तो जाना चाहिए, एक किसी एक में या पाकिस्तान या इंडिया में हमें तो जाना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या कर दिया, छोटी छोटी रियासतों ने, इन्होंने ना कोई रियासतें पाकिस्तान में चली गई, कोई इंडिया में आ गई। बट 3 रियासतें ऐसी थी वो ना पाकिस्तान में जाना चाहती थी ना इंडिया में आना चाहती थी, वो खुद का इंडिपेंडेंस चाहती थी, मतलब वो चाहते थे खुद का देश बना दे। एक थी जम्मू कश्मीर, दूसरी यहाँ पे देखो ये थी जूनागढ़, और तीसरी जो थी वो थी हैदराबाद स्टेट। समझ गए आप? मतलब जब हमारा बंटवारा हुआ था 1947 में तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो देश बन गए थे, एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, ऐसा एक कंप्लीट पाकिस्तान था और एक कंप्लीट इंडिया था। उसमें जो हुकूमतें थी, अलग अलग रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको ऐसा बोला गया था आप एक तो ईस्ट पाकिस्तान मतलब एक तो पाकिस्तान में जाओ, एक तो इंडिया में रह जाओ। उसमें सारे जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्होंने अपने इसके हिसाब से, अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, एक तो ये जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रियासत थी वो पाकिस्तान में मिल गई, यहाँ पे जो थी वो इंडिया में मिल गई, और कुछ रियासतें थी वो उन्होंने उंगली करना स्टार्ट कर दिया। वो बोले हमें इंडिया में भी नहीं जाना है, पाकिस्तान में नहीं जाना है, हमें रहना है किसके साथ, हमें इंडिपेंडेंस रहना है, खुद के साथ ही रहना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। फिर हुआ क्या, फिर ये जो हैदराबाद स्टेट था ना, यहाँ पे पटेल जो थे हमारे, ये यहाँ के नवाब के साथ मिलने गए, उनको बोला आप इंडिया में आ जाओ, ये बोले नहीं। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, प्यार से उनका पिछवाड़ा समझ मतलब उनको पेल दिया। पुलिस फोर्स की वजह से पुलिस फोर्स लाके हैदराबाद को मार पीट के इन्होंने इंडिया में मिला लिया। किसको? हैदराबाद स्टेट जो था वो इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया। समझ गया आप? क्योंकि ये बाद में पता चला इंडिया वालों को कि ये पाकिस्तान के साथ जाने वाला है, तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा था। ये इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी इनके लिए, किसके लिए कितना खतरा था। अगर इंडिया के बीच में अगर पाकिस्तान होता तो कितना खतरा हो जाता सिक्योरिटी के लिए। इसलिए ये जो पटेल और वो जो नेहरू टाइप के जो लोग हैं इन्होंने क्या कर दिया, पुलिस फोर्स का यूज़ करके इसको इंडिया में मिला लिया। जूनागढ़ था,
अब पटेल खुद गुजरात के थे, वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ की जनता को कन्विंस किया कि आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया के साथ आपका फ़ायदा है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे जाके रेफरेंडम लिया। रेफरेंडम मतलब क्या, एक टाइप का चुनाव। वहाँ गए, वहाँ पे पर्चियाँ बांट दी, सबको पूछा येस और नो में। रेफरेंडम मतलब क्या, येस और नो में आपको इंडिया के साथ रहना है क्या। तो लगभग 95% लोगों ने बोला कि हाँ हमें इंडिया के साथ रहना है। तो फिर इसको भी मर्ज करा लिया इंडिया में। अब हुआ क्या, ये जो कश्मीर था, अब इसको ऐसा झोल नहीं कर सकते थे, इसको ना रेफरेंडम करवा सकते थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो राजा था वो हिंदू था, राजा हरी सिंह। प्रिंसली स्टेट था ना ये भी, राजा रजवाड़ थी नहीं ये भी, कश्मीर जम्मू कश्मीर उस टाइम पे एक ये थी, प्रिंसली स्टेट थी। वहाँ पे राजा था, राजा हिंदू था, पर जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो इनको लगा रेफरेंडम करवाएंगे, और नहीं बोल दिए तो फिर बाद में लूट भी नहीं सकते, मतलब बाद में इसको मर्ज भी नहीं करवा सकते खुद में। तो रेफरेंडम ऑप्शन सही नहीं था। और पुलिस फोर्स का भी यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता था। इधर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अफगानिस्तान था, यहाँ से चाइना था, यहाँ से पाकिस्तान था, तो इसको पुलिस फोर्स भी यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने देखो यहाँ पे उन्होंने इसको ऐसे रहने दिया, बोले एक काम करो ऐसे रहने दो, इसको टच ही नहीं किया उन्होंने। अब आ गया 1948 आ गया, समझ गया। फिलहाल अभी इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में हैदराबाद इंडिया का पार्ट हो चुका है, जूनागढ़ भी पार्ट हो चुका है, पूरा इंडिया, इतना पार्ट छोड़ के सारा का सारा इंडिया हो चुका है। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है। अभी साला पाकिस्तान वालों ने क्या किया पता है क्या, पाकिस्तान वालों को लगा हैदराबाद स्टेट को कैसे इंडिया ने पुलिस फोर्स को यूज़ करके अपने में मिला लिया था, वैसे हम क्या करते, कश्मीर में पुलिस फोर्स भेजते और कश्मीर को अपने में मिला लेते। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ से पुलिस फोर्स भेज दी कहाँ पे, कश्मीर में। अब वहाँ पे कौन था राजा, वहाँ पे राजा हरि सिंह था। हरि सिंह की फट गई, हरि सिंह को लगा साला अब तो ये तो मार डालेंगे, मतलब इसको लगा कि ये मुझे भी मार डालेंगे और कश्मीर को अपने में मिला लेंगे, कौन, पाकिस्तानी लोग। तो हरि सिंह को तब पता चल गया कि ये जो नेहरू टाइप के लोग थे, ये मेरे पास आते थे, मुझे बोलते थे कि पाकिस्तान कल आप पे हमला कर सकता है, आप हमारे इंडिया में आ जाओ, इंडिया का पार्ट हो जाओ। बट मैंने तो बहुत भाव खाया, समझ गए। तो इसको उस टाइम पे पता चला कि इंडिया वाले लोग ही सही है और ये लोग तो मुझे टपका देंगे पाकिस्तान वाले। तो इसकी फट गई, ये आ गए नेहरू के पास, समझ गए, और इसने नेहरू के साथ एक ट्रीटी साइन की। पिक्चर समझ गए ना अभी आपको। 1947 में हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद दो देश बने, एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान दो जगह था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उस टाइम पे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, समझ रहे, जहाँ पे राजा वाजा टाइप के लोग थे, मुस्लिम थे या हिंदू थे, उनको बोला गया अंग्रेज़ों ने एक तो आप इंडिया में चले जाओ, एक तो पाकिस्तान में चले जाओ। तो वो अपने अपने ज्योग्राफी के हिसाब से कुछ इंडिया में गए, कुछ पाकिस्तान में गए, पर तीन जो थे वो ज़्यादा भाव खा रहे थे। एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़, एक था कश्मीर। ये बोले हमें किसी के साथ नहीं जाना है। जूनागढ़ में नेहरू सॉरी अपने जो पटेल थे, पटेल ने वहाँ पे रेफरेंडम करवाया, उनको ऐड कर दिया कहाँ पे, इंडिया में। और जो हैदराबाद था उधर पुलिस फोर्स भेज के इनको मार पीट के इनको इंडिया के अंदर कर दिवा दिया। उस तरह से जम्मू कश्मीर में ये दो जो चीज़ें थी ये यहाँ पे एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं कर सकते थे इंडिया वाले, इसलिए इंडिया वालों ने बोला कि एक काम करो, मुर्गी खुद ही अंडा देगी, वो उस टाइम पे हम अंडा ले लेंगे। मतलब एक टाइम उनको पता था नेहरू वगैरह को कि कल जाके कश्मीर खुद ही, मतलब ये कश्मीर पे कोई ना कोई अटैक करने वाला है और ये खुद ही हमारे पास आने वाले, तब तक वेट करते। तो उसी तरीके से जैसे इंडिया ने हैदराबाद को अपने मिला लिया, उसी तरीके से ये जो है क्या पाकिस्तान वालों ने जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया, ताकि वो उस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दी। कब की बात है, 1948 की। तो उस टाइम पे राजा कौन था, हरि सिंह। हरि सिंह को लगा आप तो गए काम से, हरि सिंह भागते भागते कहा किसके पास आए, नेहरू के पास आए। यहाँ तक स्टोरी समझ गई। अब आगे क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और नेहरू को बोला कि आप एक काम करो, आप हमें प्रोटेक्शन दो, ये जो पाकिस्तान वाले ये हमें मार देंगे, आप मतलब हमें हमारा जो स्टेट है इसको मर्ज करवा लेंगे पाकिस्तान में, जैसे आपने हैदराबाद को कर लिया, आप हमें प्रोटेक्शन दो। तो नेहरू क्या बोले, नेहरू बोले देख भाई मैं तो तेरे पास आया था कि नहीं 2 साल पहले, मैंने तुझे बोला था कि नहीं कि तू इंडिया का पार्ट हो जा, समझ गए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, सब दूंगा। तुमने उस टाइम ने तो भाव खाया, तुमने तो उस टाइम पे माना नहीं। हरि सिंह बोला कि पुरानी बातें पे मिट्टी डालो, आगे देखो हमें बचाओ। तो नेहरू बोले कि देखो हम तुम्हें बचाएंगे, पर उसके बाद हमें फ़ायदा क्या है इंडिया को, देखो तुम्हें बचाना है मतलब हमें वो इंटरनेशनल वार में कूदना है। वो इंटरनेशनल वार कैसे, अब भाई आप खुद सोचो ना, अभी कश्मीर क्या है, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी था ना 1948 तक, ये इंडिया का पार्ट था क्या, नहीं, कश्मीर पाकिस्तान ने वहाँ पे अटैक कर दिया था। इंडिया कैसे बीच में कूद पड़ता, अगर इंडिया कूद पड़ता तो इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी हो जाती। मतलब आप बोलोगे तो इंडिया तो उसको बचाने जा सकता था, अरे भाई बचाने कैसे जाएगा, जैसे अभी इंडिया कल नेपाल से के साथ वार कर रहा है, समझ गए, और पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा, तो पाकिस्तान तो इंडिया के वापस इंडिया पूछेगा ना तुझे क्या लेने दे रहा है भाई, ये जो नेपाल है तेरा पार्ट है क्या, नहीं ना, तू अगर बीच में कूद रहा है तो फिर तू भी हमारा दुश्मन हो गया, समझ गए। इस तरीके से नेहरू ने ये जो हरि भाई को समझाया कि भाई साहब देखो, अगर हम बीच में वार में अगर हम कूद पड़ेंगे तो हम पे भी तो उंगलियां उठेंगी कि आप क्यों वार में कूद पड़े, कश्मीर आपका पार्ट है क्या, नहीं ना, हरि सिंह तो इंडिपेंडेंट है, आप क्यों कूद पड़े। तो आप हमें ये इंश्योर कराओ कि आप खुद चाहते हो कि हम बीच में कूद पड़े, आप हमें कुछ लिख के दे दो ना ऐसा कि ये जो इंडिया है
ये मैं इंडिया को मतलब इंडिया को मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया मेरे तरफ से लड़े, ऐसा आप कुछ हमें लिख के दे दो। तो नेहरू हरि सिंह को, तो फिर तो हरि सिंह तो ब्लैकमेल, मतलब ये हरि सिंह तो चेकमेट हो गया। उसको तो इंडिया में आना भी नहीं था और इंडिया की हेल्प भी चाहिए थी। फिर उसमें ना उसने क्या कर दिया, बीच का रास्ता अपने, बीच का रास्ता क्या, एक तो पूरा जो स्टेट है वो इंडिया को हम देंगे भी नहीं और इंडिया से समर्थन भी लेंगे। वो कैसे, हरि सिंह ने नेहरू को बोला कि देखो नेहरू भाई, हम एक काम करते हैं, हम ना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब क्या, आज से जो कश्मीर है, कश्मीर का जो 3 सब्जेक्ट है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, कश्मीर एक आज़ाद देश की तरह ही रहेगा, बस कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन ये जो 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे इंडिया का हक, मतलब इंडिया को दे रहे हैं हम ये 3 चीज़ें संभालने के लिए, समझ गए। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें मैं राजा ऑफ कश्मीर मिस्टर हरि सिंह ये आपको लिख के देता हूँ कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, ये हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं कश्मीर के, ये मैं आपको सरेंडर कर, स्टेट का जो है ये 3 चीज़ें सरेंडर करता हूँ। किसको, डोमिनियन ऑफ इंडिया, इंडिया में ये 3 चीज़ें, इंडिया के पास ये 3 चीज़ें दे देता हूँ। तो नेहरू ने वो साइन ले लिए। अब नेहरू को पता चल गया, अभी तो हम उस पर बीच में कूद सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान पूछेगा कि आप लड़ाई में क्यों कूदे, तो हम बोल सकते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसके मुंह पे कागज़ मार के फेंक सकते हैं, उनको बोल सकते हैं देखो डिफेंस ये हमारे पास है कश्मीर का, तो कश्मीर के ऊपर अगर अटैक होता है तो हमारी जिम्मेदारी है, इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड दी कश्मीर इन द एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब उसके अगर ऊपर एक्सटर्नल कोई वार होता है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी। एक्सटर्नल अफेयर भी हमारे पास है, कम्युनिकेशन भी हमारे पास है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर इंडिया बीच में कूद पड़ा। पाकिस्तान वहाँ से आया, देखो यहाँ पे पाकिस्तान ना यहाँ से आया, इंडिया ये देखो यहाँ पे इधर देखो, ये इधर से पाकिस्तान यहाँ पे आया, इधर से उन्होंने अटैक कर दिया, अंदर घुस गया, इधर से इंडिया के अंदर घुस गया। अब क्या हुआ, लड़ते लड़ते पाकिस्तान आगे घुस गए, घुसते घुसते यहाँ तक आ गए, ये लाइन दिख रही है ना, इंडिया पे घुसते घुसते यहाँ पे चला गया। अब मैटर कहाँ गया पता है क्या, मैटर गया यूएनओ में, समझ गए, मैटर यूएनओ में गया कि कश्मीर से रिलेटेड लेके ये जो दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान सॉरी, ये बहुत झगड़ रहे, ये मैटर गया यूएनओ में। अब यूएनओ ने क्या बोला, यूएनओ ने पहले बोला इंडिया वालों को कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हो सॉरी, इंडिया वालों को बोला कि आप क्यों लड़ रहे हो, तो इंडिया वाले ने बोल दिया कि देखो ये जो कश्मीर है, कश्मीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे पास आई है, कश्मीर के जो राजा है, कश्मीर जो एक इंडिपेंडेंट अभी फिलहाल एक टेरिटरी, ना वो इंडिया का पार्ट है ना पाकिस्तान का पार्ट है, इनके जो राजा है इन्होंने इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप हमारे डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर देख लो, तो इनका डिफेंस की जिम्मेदारी हमारी तरफ है, इसलिए हम बीच में कूद पड़े। तो फिर यूएनओ ने पाकिस्तान को बोला कि भाई साहब आप क्यों बीच में कूद पड़े हो, आप क्यों अटैक करे उन पर, तो पाकिस्तान बोला कि जब इंडिया खेले तो क्रिकेट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। यूएनओ ने बोला मतलब बोले इन्होंने तो हैदराबाद को तो ऐसे ही मर्ज कर लिया ना अपने अंदर, हम भी चाहते कश्मीर को मर्ज करें, तो इन्होंने मर्ज किया, तब तो कोई कुछ नहीं बोला, समझ गए। और हम अगर इसको मर्ज करा रहे हैं तो ये बीच में कूद पड़ रहे, तो यूएनओ ने बोला भाई साहब इनके पास तो कागज़ है ना, हरि सिंह ने तो इनको, जैसे हैदराबाद वालों ने तो किसको दिया नहीं था ना अपना, ये इन्होंने दे दिया इनको संभालने को 3 चीज़ें। तो फिर इस पर सुलह निकली, और सुलह ये हो गई इस पर कि आप जो बंदा जहाँ पे खड़ा है, मतलब इंडिया की आर्मी जहाँ पे वो वहीं पे रहेगी, पाकिस्तान की आर्मी जहाँ पे वो वहीं पे रहेंगी, और वहाँ पे हम एक लाइन मार देंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये कश्मीर जो है ना, देखो ये पूरा का पूरा जो कश्मीर है ना, ये इतना कश्मीर है, समझ रहे आप। पर उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये एक लाइन खींची गई, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कश्मीर की इनकी जो ये आई थी, यहाँ पे देखो ये जो पूरा कश्मीर है ना, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो यहाँ तक आए थे, इसलिए यहाँ पे जो लाइन खींची गई ना इसको बोलते हैं येलो सी। आपने देखा ना येलो सी बॉर्डर, येलो सी सुना होगा ना, तो ये ना लाइन ऑफ कंट्रोल है, देखो येलो सी लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब इससे आगे वाला ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट नहीं कहा, सॉरी नहीं पीए नहीं, पाकिस्तान, ये देखो पीओके ना, एक्चुअली पीए के नहीं, पाकिस्तान यहाँ पे एक्चुअली पीए दिया है, मतलब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट है, पर वो पीओके एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब क्या, ये जो कश्मीर है यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे घुस गई थी। अब पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने गेम खेल दिया, पाकिस्तान ने इधर के लोग, मतलब खुद चलाता यही है पीओके, पर यूएनओ में जाके बोल दिया कि इधर के लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, हमने इनको इंडिपेंडेंस करवा दिया है, और यहाँ पे इनकी खुद की गवर्नमेंट, ये खुद को खुद चलाते हैं, पर इनडायरेक्टली पाकिस्तान ही चलाता है उधर, पर ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया कहाँ पे, यूएनओ में। तो ये फिर यूएनओ ने बोला कि आप देखो चलो फिर आप अपना यहाँ पे अपना खुद का चलाओ। तो ये जो है पीओके, फिलहाल जो कश्मीर है टोटल इसका जो देखो लगभग जो कश्मीर इसका ये लगभग 30-35% हिस्सा है, ये पीओके जो कि इंडिया का कब्जा नहीं, वहाँ पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान का कब्जा है। और ये जो है ना, ये देखो ये अक्साई चीन पार्टी, तो अक्साई चीन पार्ट जो है ना ये इंडिया के पास था, पर बाद में क्या होता है 1966 में हमारा वार हुआ था किसके साथ, चाइना के साथ, तो चाइना ने ये जीत लिया था हमसे। फिलहाल अभी ये भी 20-25-30% पार्टी, तो फिलहाल जो टोटल ये है ना कश्मीर, उसका सिर्फ लगभग समझ रहा 50% या 60% पार्ट हमारे पास है, बाकी कुछ कश्मीर के पास है और कुछ पाकिस्तान के पास है।
यहाँ तक समझ गए कभी? तो इस तरीके से ये जो कश्मीर था हमारा, ये इतना कश्मीर हमारे पास आ गया, समझ गए आप? और उतने कश्मीर में ही हम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, क्या उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब इतने में हमारा रूल चलता है, तो उसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर, समझ गए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इतना। उसके बाद आगे अब फिर क्या हुआ, हरी सिंह ने तो साइन कर दिया था, तो इतना तो हमें मिल गया, समझ गए? कौन सी चीज़ें? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। अब मुझे एक बात बताओ, हरी सिंह ने कहीं बोला था क्या कि आज से इंडिया जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा? नहीं, हरी सिंह ने बिल्कुल नहीं बोला था। तो फिर हमने गेम कैसे खेल दिया? अब हमने क्या कर दिया पता है? धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, हरी सिंह ने पहले सिर्फ 3 ही चीज़ें दी थी ना, और उसने क्या बोल दिया था कि ये जो 3 चीज़ें, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना, इसको उन्होंने बोल दिया आर्टिकल 370। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उस टाइम पे, तो उसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 370, और उसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी जो चीज़ें ना, जम्मू कश्मीर 3 चीज़ें, ये 3 पे इंडिया का राज है, बाकी जो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर इंडिया कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा, एक टाइप का थोड़ा छोटा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, वो लिखी गई थी आर्टिकल 370 में, समझ गए? तो आर्टिकल 370 में लिखा गया था कि इंडिया सिर्फ इतना ही, इंडिया जैसे कि क्या, कि यहाँ पे ये 3 चीज़ें छोड़ के, कौन सा, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस, ये चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे इलेक्शन होगा, वही गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें करवाएंगी, समझ गए? तो यहाँ पे जैसे कंपनी खोलनी कोई, तो गवर्नमेंट वहाँ पे कंपनी नहीं खोल सकता था, वहाँ पे लैंड एक्वायर करनी, वहाँ जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 35 है, जम्मू कश्मीर में इंडिया का कोई भी आदमी वहाँ पे लैंड नहीं ले सकता था जब तक वहाँ की जो विधानसभा है वो परमिशन ना दे दे। तो इंडिया के जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारे जो डेली सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में कुछ भी करना हो, वो 3 चीज़ें छोड़ के अगर कुछ भी चीज़ करनी है तो वहाँ की जो ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप खुद सोचो, वो परमिशन देंगे क्या? वो खुद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इंडिया के पास चले गए? नहीं, मतलब क्या था, वो ऑन द पेपर तो इंडिया का पार्ट था, पर उनका कल्चर वल्चर वैसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने क्या, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से जम्मू कश्मीर गए थे घूमने, तो वहाँ के लोगों से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि ये आपका कौन से मतलब टाउन से, वो पूछ रहे, मतलब वैसे पूछ रहे थे, वहाँ एक जगह आए थे वो लोग, कई दूसरी जगह से कश्मीर के लोग, तो उनको पूछ रहे थे आप कौन सी जगह से हो कश्मीर से, तो उन्होंने बताया हम इस डिस्ट्रिक्ट से, वो डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने क्या पूछा पता कि इनको, उन्होंने ये नहीं पूछा उनको कि आप कौन से स्टेट से हो, उन्होंने इनको पूछा कि आप कौन से देश से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो। मतलब वो खुद को इंडिया का पार्टी नहीं मानते थे वो लोग, ये ट्रूथ है। ये कश्मीर के जो लोग थे ना, काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग है ना, ये खुद को इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे, क्योंकि उनके दिल में एक चीज़ बैठ गई थी, उनके मन में, उनको पता था कि हमारा जो इंडिया के साथ जो हुआ है वो एक अलायंस हुआ है, समझ गए? ये का मतलब इंडिया के साथ जो हमारा भी फिलहाल जो रिलेशन है, ये एक मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट शादी टाइप है। 370 जब तक है तब तक ही मतलब हम इंडिया के साथ हैं, तो 370 तो हट नहीं सकता। और हम इंडिया के मतलब वो ऐसा मानते थे कि इंडिया के लोग हम पे एक लेवल के बाद ज़्यादा रूल ना करें, समझ गए? तो यहाँ के काफ़ी लोग थे ना, ये चाहते थे कि 370 हटे ही ना, इसलिए वो इसको अपोज कर रहे थे। और इंडिया के लोग क्यों चाहते थे, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो बीजेपी टाइप की पार्टीज थी, ये 1980 1990 से अपोज कर रही थी। वो बोल रही थी 370 को हटाओ। 370 को क्यों हटाओ? क्योंकि देखो वहाँ पे टेररिस्ट लोग आते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट आर्मी तो उनके पास डिफेंस, पर बाकी कुछ चीज़ें वो कर ही नहीं पाती थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि 370 अपोज करता था। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो इतनी तंग आ गई थी 370 से, वो एक लेवल के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, 1-2 छोड़ के, वो चाहती थी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। और लास्ट ईयर क्या होगा, फिर आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब आर्टिकल 370 को हटा दिया तो क्या हुआ, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ सारा जो स्टेट है वो अभी इंडिया के पास आ गया। मतलब टेक्निकली जो हरी सिंह ने जो साइन किया था 1948 में, जो इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उन्होंने एक लीज पे, एक समझ रहे क्या, एक करार के तहत ये जो जम्मू कश्मीर है ये संभालने को दिया था टेक्निकली इंडिया के पास, समझ गए आप? और अभी जो आर्टिकल 370 हटा दिया, अब ये ओरिजिनल, मतलब ये अभी पूर्णतः मुख्य रूप से ये सारा जम्मू कश्मीर है, अभी ये हमारा इंडिया का प्रॉपर स्टेट बन गया है। इससे पहले ये स्टेट था ही नहीं हमारा इंडिया का, समझ गए? था मतलब इंडिया का स्टेट था, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ था, पर टेक्निकली नहीं था वो। आप समझ गए? अभी आप टेक्निकली इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट के लेवल के बाद कुछ कर ही नहीं सकती थी, इसलिए टेररिज्म वगैरह सारा वहाँ पे सारे कांड वही पे होती थी। बड़े बड़े जो चीज़ें ना, उरी हो गया, ये हो गया, वो गया, समझ गए? अब ये इंडिया का फुल स्टेट है। आप खुद सोचो ना, वहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता था। मतलब जैसे आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारे यहाँ पे है। आर्टिकल 19 है, उधर वो था ही नहीं वो चीज़, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उधर उनका अलग ही था वो सारा, समझ गए? इसके वजह से क्या होता था, काफ़ी चीज़ होती थी। बट क्या हुआ है, चलो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इन्होंने हटाया, ये बहुत बढ़िया चीज़ की। पर जब आर्टिकल 370 हटाना, तो उसके टाइम पे काफ़ी गलत चीज़ें भी हुई थी। काफ़ी लोग वहाँ पे इंटरनेट बंद करके रखा था, ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन हुआ था, ये भी सच है। तो जब आर्टिकल रिलेशन क्या था इंडिया का और जम्मू कश्मीर का रिलेशन क्या था, जब आर्टिकल 370 था तब
तब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टेट हैज़ मच ग्रेटर मेजर ऑटोनॉमी एंड पावर दैट देन द एंजॉयड अदर स्टेट। जैसे मैंने बताया आपको, इनके पास ना ऑटोनॉमी थी, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अगर दिल्ली सरकार, अगर मतलब दिल्ली सरकार ने एक्चुअली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ पास करती थी, वो अपने आप महाराष्ट्र में लागू हो जाता था। जैसे मोटर व्हीकल बिल है, वो अपने आप महाराष्ट्र में लागू होता था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून पास करते थे जीएसटी वगैरह कुछ भी, तो वो कानून पास जम्मू कश्मीर में अगर आपको कानून पास करवाना मतलब लागू करवाना है, तो वो आके जो असेंबली विधानसभा है उधर से भी उसको पास करवाना पड़ता था, तभी वो पास होता था। ऐसा नहीं होता था वो, समझ रहे क्या आप? तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर है, ये आर्टिकल 370 हटने से पहले इनको ऑटोनॉमी थी, और सेंट्रल का जो जुरिडिक्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उस पर देखो विद इन द स्टेट इज़ मोर लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जुरिडिक्शन था वहाँ पे वो बहुत लिमिटेड था, वो एक लेवल के बाद वहाँ कुछ हरकत नहीं कर सकते थे। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में आर्टिकल 370 को इसको हटा दिया, और आर्टिकल 335A को, आर्टिकल 35A क्या बोलता था, आर्टिकल 35A बोलता था कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर आपको लैंड लेनी, जम्मू कश्मीर में अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, तो आपको जम्मू कश्मीर का रेसिडेंट होना पड़ेगा। मतलब वहाँ का अगर कोई रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर का नागरिक है, उसी को सिटीजन है, मतलब वहाँ पे पैदा हुआ है उस स्टेट का, उसी को वहाँ पे ज़मीन वो ले सकता है। बाहर का आदमी हम वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं ले सकते थे। अब मुझे बताओ, अगर अंबानी चाहता है वहाँ पे एक कंपनी खोलनी है, टाटा चाहता है वहाँ पे एक कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलेंगे तो क्या होगा, कंपनी वहाँ पे खोलेंगे तो वहाँ पे रोजगार पैदा हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा, रोजगार होगा, वहाँ के लोगों को काम मिल जाएगा। अब वहाँ के लोगों को कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कंपनी नहीं थी। कंपनीज क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते थे। अब लैंड नहीं खरीद सकते थे, उसके वजह से वहाँ पे कंपनी नहीं थी, उसके वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। फिर इसकी वजह से वहाँ के लोग पत्थर लेकर रास्ते पे आ जाते थे। आपने देखा होगा, पुलिस के लिए पीछे लगते थे पत्थर लेके, क्योंकि वो आपके जो कुछ लोग हैं टेररिज्म को प्रमोट करने वाले लोग, वो उनको पैसे देते थे पत्थर, समझ रहेगा, 100 रुपये दिन के पत्थर लेके पुलिस के पीछे लग जाओ। तो ऐसे वहाँ पे समझ रहेगा, ऐसे सारे वहाँ पे चीज़ें होती थी। तो अभी क्या होगा, अभी 370 हटा दिया, अब वहाँ पे कोई भी इंडिया का कोई भी सिटीजन जाके वहाँ पे लैंड खरीद सकता है। तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, तो फैक्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ पे इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो जिस बंदे को 1000 रुपये रोज मिलेगा कंपनी में, किसी कंपनी में, वो क्यों वहाँ पे लोगों के साथ जाएगा पत्थर फेंकने के लिए? समझ रहे क्या? ये अच्छी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। जो आर्टिकल 335 की वजह से वहाँ पे हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अभी कोई भी जाकर खरीद सकता है। तो 370 को हटा दिया, तो अभी फिलहाल क्या हुआ है, 1 नेशन 1 फ्लैग। अभी जम्मू कश्मीर आप तो उनका अलग फ्लैग भी था, जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग भी था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सारा अलग था। मैंने बोला ना आपको, ये चीज़ें पता नहीं होंगी, मुझे भी पता नहीं थी जब तक मैंने यूपीएससी का स्टडी नहीं किया था। मुझे भी लगता था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट, इंडिया का स्टेट। अरे भाई, वो टेक्निकली स्टेट नहीं था, वो ऑन पेपर था, वो लीज पे लिया हुआ था हमने वो चलाने के लिए हरी भाई से, समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर है वो 370 हटा दिया। अब 370 हटा दिया, और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का जो ये स्टेट का उसके पास जो ये था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था ना, स्टेट का जो स्टेटस था वही निकाल दिया अभी। अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिलहाल हमारे देश में कितने स्टेट्स थे? हमारे देश में फिलहाल अभी इससे पहले कितने स्टेट थे हमारे देश में? कितने 28 स्टेट्स थे, और यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 7 थी, समझ गए? अब इसको पकड़ के अब क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी कम हो गई, 6 हो गई, और 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई, तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। और स्टेट कितने हो गए? 29 थे शायद, 28 हो गए। एक्चुअली पहले ना 29 स्टेट्स थी, पहले 29 स्टेट्स थे, और कितनी 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब कितनी हो गई? अब एक स्टेट कम हो गया, क्योंकि इसका स्टेट का स्टेटस निकाल दिया गया है। अब 28 स्टेट हो गए, और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 2 बढ़ गई, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 9, मतलब फिलहाल अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स हो गए, और प्लस 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। अब ये जो लद्दाख है, इसको एक यूटी बना दिया यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। लद्दाख जो है यहाँ पे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, पर जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, बट वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता है, एमएलए भी होते हैं, उसी तरह वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उसी तरह ये जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पे भी एक क्या होगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके बाद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, और यहाँ पे मिनिस्टर वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। ये दिल्ली की तरह यूटी होगी, जैसे पौंडीचेरी में भी, और लद्दाख क्या होगा, ये यूटी होगी, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं होगा, समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने ये जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा का पूरा जो ये था, जो आर्टिकल 370 जो था, देखो अब अगर हमारा अभी अगर ये 370 को अगर हटाया नहीं जाता ना, ये हमारा लेक्चर ना लगभग 2 लेक्चर में हमें कवर करना पड़ता, क्योंकि ना इसमें जो आर्टिकल 370 में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, एक टाइप का छोटा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था, उसमें सारी चीज़ें लिखी थी, छोटी छोटी चीज़ें। बट अभी वो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ अभी एप्लीकेबल है ही नहीं ना, समझ रहे ना? जैसे उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई लड़की अगर शादी करके जम्मू कश्मीर से बाहर चली जाती, तो उसका जो वहाँ पे लैंड लेने का जो राइट्स है वो भी खत्म हो जाता है, समझ गए? वहाँ पे लैंड वही बंदा ले सकता है जो जम्मू कश्मीर का सिटीजन हो। अगर लड़की वहाँ पे सिटीजन हो, पर वो शादी करके किसी नॉन जम्मू कश्मीर स्टेट, मतलब किसी और स्टेट, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, अगर जम्मू कश्मीर की लड़की मुझसे शादी करती, भले वो वहाँ जम्मू कश्मीर की, पर वो जैसे जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती, उसका जो वहाँ पे लैंड परचेस करने का जो राइट था वो खत्म हो जाता, समझ? कब आर्टिकल 370 था तब,
बट अब ये चीज़ पढ़ने की जरूरत, क्योंकि अभी 370 हट गया है, तो यूपीएससी उसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछेगी जो चीज़ अभी फिलहाल है, वो पिछले वाले में नहीं पूछेंगे, पहले क्या था वो नहीं पूछेंगे, जो अभी एप्लीकेबल नहीं। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर वाला जो चैप्टर था इसको एकदम स्ट्रैटेजिकली जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें और कंसेप्चुअली इसको हमने एकदम डिटेल में कवर किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय।